हीट ट्रांसफ़र का वीडियो नंबर 23। इसमें हम बात करने वाले हैं किरचॉफ के नियम की उपपत्ति। ठीक है, यानी किरचॉफ का नियम बता दिया गया था और उसका प्रूफिंग होना बाकी था। ठीक, तो देखिएगा, किरचॉफ का नियम बता चुके हैं। ई लेमडा बटे ए लेमडा बराबर कैपिटल ई लेमडा, यानी कि किसी पृष्ठ के लिए उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात नियतांक होता है। ठीक है, यानी किसी वस्तु के लिए उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात एक नियत होता है। तो उसका प्रूफिंग लेना, कोई वस्तु है, किसी बर्तन में अगर डाल देते हैं, ठीक, तो साम्य अवस्था यानी कि पर दोनों का ताप बराबर होगा। जैसे कि एक जैसा टेम्परेचर है, किसी वस्तु को किसी बर्तन में डाल दें, बर्तन का ताप भी वही है और वस्तु का ताप भी वही है, तो साम्य अवस्था में दोनों का ताप बराबर होता है। परंतु अगर जैसे या तो वस्तु गर्म हो तो बर्तन, गर्म वस्तु को किसी बर्तन में रखा जाए तो बर्तन उससे ऊर्जा लेगा। ठीक है, यानी कि जो ठंडा होगा, ठंडे की ओर ऊर्जा का ट्रांसफ़र होगा। अगर ठीक है, ठंडे की यानी कि हीट का जो ट्रांसफ़र होता है गर्म वस्तु से ठंडे होता है, या अधिक टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट का ट्रांसफ़र हुआ करता है। तो एक तो ये है कि वस्तु अगर गर्म है तो वस्तु से ऊर्जा या ऊष्मा बर्तन में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, दूसरा मेथड ये हो सकता है, अगर बर्तन गर्म है और उसके अंदर ठंडी वस्तु रखी है या नॉर्मल टेम्परेचर की वस्तु रखी है, तो जो बर्तन की ऊष्मा है वो वस्तु में ट्रांसफ़र होगी। तो एक जिससे ऊष्मा ट्रांसफ़र होती है गर्म से, तो वो तो उत्सर्जित करता है और जो लेता है वो अवशोषित करता है। तो यहाँ पे उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता के बारे में ही बताना है, किस प्रकार से उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात नियत हुआ है। तो किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के विकर्ण नियम का प्रूफ। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ, हाँ, किरचॉफ के नियम की उत्पत्ति में, प्रूफिंग में, माना कोई वस्तु, एक कोई वस्तु है, वस्तु एक समान ताप, परम ताप कैपिटल टी वाले, यानी दोनों का ताप समान वाले खोखले बर्तन में रखी है। मतलब कोई खोखला बर्तन है और बर्तन का ताप भी टी है, वस्तु का ताप भी टी है, रखी गई है। साम्य अवस्था में वस्तु का ताप, साम्य अवस्था मतलब न्यूट्रल अवस्था या स्टार्टिंग की अवस्था। साम्य अवस्था में जब दोनों का ताप समान था, वस्तु का ताप बर्तन के ताप के बराबर होगा। ठीक है, यही तो मैं बताना चाह रहा था। स्टार्टिंग में यानी साम्य अवस्था है, एक जैसी अवस्था है, तो दोनों का ताप समान होगा। माना टी ताप पर, टी ताप लैम्डा तरंगदैर्घ्य के लिए वस्तु की अवशोषण क्षमता ए लैम्डा तथा उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा है। ठीक है, मान लेते हैं टेम्परेचर टी बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर टी ताप पर, टी ताप या तो बर्तन का टेम्परेचर बढ़ा दो या फिर वस्तु का बढ़ा दो, तो वहाँ से अवशोषण होगा और उत्सर्जन, दोनों अवस्थाएं उसमें मान ली गई हैं। मान लिया टी टेम्परेचर कर दिया जाता है और तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, तो उस पर वस्तु की अवशोषण क्षमता ए लैम्डा और उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा है। ठीक है, एब्जॉर्बिटेंट पावर एंड इमिशन पावर, एब्जॉर्बिटेंट पावर ए लैम्डा एंड इमिशन पावर ई लैम्डा है। ठीक है, अब बात आती है, यदि प्रति एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड लैम्डा से लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा तक की विकिरण ऊर्जा डेल्टा क्यू आपतित होती है। मतलब हुआ ये,
तरंग दैर्ध्य लैम्डा से लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, यानी कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा से डेल्टा लैम्डा तक बढ़ाने में उस पर विकिरण ऊर्जा का जो मान है वो डेल्टा क्यू है, यानी डेल्टा क्यू ऊर्जा आपतित हो रही है। स्टार्टिंग में जो तरंग दैर्ध्य था वो लैम्डा था, अगर लैम्डा से थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, डेल्टा लैम्डा बढ़ा दिया जाता है, यानी कि मेन तरंग दैर्ध्य लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा कर दिया जाता है, तो आपतित होने वाली विकिरण ऊर्जा डेल्टा क्यू है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड अवशोषित विकिरण ऊर्जा वो हो जाएगी ए लैम्डा इंटू डेल्टा क्यू, जो अवशोषित हो रही एब्जॉर्बेटर पावर, और इंटू जो विकिरण ऊर्जा उस पर आ रही है ए लैम्डा इंटू डेल्टा क्यू। अब दूसरा पॉइंट बनेगा प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल द्वारा, वही एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा। ये तो थी अवशोषित विकिरण ऊर्जा, और उत्सर्जित में ये हो जाएगी ई लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा। ठीक है। अब बात माना जाता है कि जितनी पावर अवशोषित होती है उतनी ही उत्सर्जित करता है, यानी कि वस्तु में या फिर बर्तन में एक ने अवशोषित की होगी, दूसरे ने उत्सर्जित की होगी, तो जितनी अवशोषित एक के द्वारा की गई होगी उतनी उत्सर्जित दूसरे के द्वारा। मान लिया बस बर्तन का टॉप बढ़ाया गया है, तो वस्तु ने अवशोषित की वस्तु उसके अंदर रखी है, और बर्तन ने उत्सर्जित की, तो जितनी अवशोषित थी उतनी उत्सर्जित हुई, दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है। तो चूंकि अवशोषित विकिरण ऊर्जा बराबर होगी उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा, तो ये हो जाएगा ए लैम्डा इंटू डेल्टा क्यू इक्वल टू ई लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा। ठीक है। ये लैंग्वेज मैंने पूरा लिख दिया है, क्योंकि तो लैंग्वेज जितनी ज़्यादा लिखी जाए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा तैयार किया जाए उतना ज़्यादा सुटेबल होता है। तो ए लैम्डा इंटू डेल्टा क्यू बराबर ई लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा। यदि बर्तन को आदर्श कृष्णिका, बर्तन में आदर्श कृष्णिका रखी है, मान लेते हैं कृष्णिका रखी है। ठीक है। आदर्श कृष्णिका रखी है तो क्यू लैम्डा इक्वल टू 1 होगा, इनकी अवशोषण क्षमता उसकी 1 होगी, अवशोषण क्षमता, एंड उत्सर्जन क्षमता ये होगी ई लैम्डा बराबर कैपिटल ई लैम्डा होगी। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं समीकरण 1 में। आदर्श कृष्णिका के लिए क्यू लैम्डा का मान 1 होता है एंड उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा बराबर कैपिटल ई लैम्डा होता है। समीकरण 1 में मान रखने पर यह था हमारा ए लैम्डा इंटू डेल्टा क्यू इक्वल टू ई लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा। ए लैम्डा एंड डेल्टा क्यू का मान 1 इक्वल टू ई लैम्डा की जगह कैपिटल ई लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा। ठीक है। तो यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं, और जहाँ पे डेल्टा लैम्डा है तो हमारा ये फॉर्मेट बन जाएगा डेल्टा क्यू क्यू लैम्डा बराबर 1 होगा। तो क्यू लैम्डा कहीं आया,
क्यू लेमडा अवशोषण क्षमता क्यू लेमडा नहीं, क्यू लेमडा ए लेमडा के बराबर होती है। यहाँ पे ये वाला वन होगा, डेल्टा क्यू वन नहीं होगा। जो मैंने इसको वन कर दिया है, डेल्टा क्यू तो रहेगा ही है। तो क्यू लेमडा ए लेमडा इक्वल होता है क्यू लेमडा के लिए, ठीक है, ए लेमडा के टर्म में। तो ये वन हो जाएगा इंटू डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू बराबर कैपिटल ई लेमडा इंटू डेल्टा लेमडा। नंबर इसको 2 मान लेते हैं और इनको डिवाइडिंग कर देते हैं, या डेल्टा क्यू का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। डेल्टा क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 था ए लेमडा, डेल्टा क्यू का मान ये रख देते हैं ई लेमडा इंटू डेल्टा लेमडा, ई लेमडा इंटू डेल्टा लेमडा। कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा लेमडा से डेल्टा लेमडा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो टर्म बचता है ए लेमडा इंटू ई लेमडा इक्वल टू ई लेमडा, तो ए लेमडा, ठीक है, तो ई लेमडा इक्वल टू ई लेमडा बाई ए लेमडा। तो इस तरह से ये ओके हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके हमको देने किरचॉफ के नियम की उत्पत्ति हो चुकी है। अब बताना है किरचॉफ के नियम के महत्व क्या है, ठीक है, इसका महत्व, यानी कि किरचॉफ के नियम के क्या क्या महत्व है। तो छोटा छोटा पॉइंट्स है इसमें, जैसे कि कोई पृष्ठ जितनी तरंगदैर्ध्य के लिए अच्छा अवशोषक होता है ना, तो अच्छा उत्सर्जक भी होता है, ठीक है। जो अच्छा अवशोषक होता है वही अच्छा उत्सर्जक। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, एंड बुरे उत्सर्जक बुरे अवशोषक होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट पहले भी आ चुका है। और कमरे के ताप पर लाल कांच लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग में सभी रंगों के अवशोषण कर लेता है, यानी लाल रंग में सभी रंगों को अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि जो रेड लाइट का यूज़ किया जाता है, तो आप देखते हैं रेड लाइट खतरे के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा चमकती है, यानी दूर से दिख जाती है, उसकी तरंगदैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती है। अब आता है कि दैनिक जीवन में इसके उपयोग क्या है, उसमें विकिरण के दैनिक जीवन में उपयोग। उसमें विकिरण के दैनिक जीवन में ऊष्मा विकिरण के दैनिक जीवन में उपयोग, ठीक है। उसमें विकिरण के दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है, जैसे कि जो अच्छा अवशोषक है अच्छा उत्सर्जक भी होता है। पहला इसमें पॉइंट बनना है कि रेगिस्तान के दिन बहुत गर्म होते हैं, रातें बहुत ठंडी होती है, क्योंकि रेगिस्तान में रेत है, रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ऊष्मा को ट्रांसफ़र भी कर जाता है, यानी कि ऊष्मा को बहुत जल्दी अवशोषित करता है और बहुत जल्दी उत्सर्जित भी कर देता है, यानी बहुत जल्दी गर्म होता है। दिन में जैसे धूप निकलती है, गर्मी होती है, तो उसको अवशोषित करेगा और रात को तुरंत ही उत्सर्जित कर देता है, यानी रातें बहुत ठंडी होती हैं। दूसरा पॉइंट है गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़े तथा सर्दियों के दिनों में रंगीन कपड़े सुखदायी होती हैं, यानी गर्मियों के दिनों में जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं वो ऊष्मा की क्या होते हैं, ऊष्मा के अधम अवशोषक होते हैं सफ़ेद कपड़े, और उस पर गिरने वाली सूर्य की विकिरण को बहुत कम मात्रा में अवशोषित करते हैं, अधिकांश भाग परावर्तित या वापस कर देते हैं। जो रंगीन कपड़े होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, ठीक है। और रंगीन कपड़े क्या होते हैं, सूर्य के विकिरण को अपने में अवशोषित कर लेते हैं और गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो रंगीन कपड़े क्या करते हैं, जो रंगीन कपड़े होते हैं इनमें ज़्यादा गर्मी लगती है, गर्मियों के दिनों में नहीं पहनने चाहिए, गर्मियों के दिनों में सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, और जाड़ों के दिनों में रंगीन कपड़े। अगला है रसोई घर में खाना पकाने वाले बर्तनों की तली खुरदरी या काली रखी जाती है। तली खुरदरी या काली रखने से वो ऊष्मा की अधिक मात्रा को अवशोषित करते हैं, ठीक है। चाय की केतली की बाहरी सतह चमकदार बनाई जाती है, क्यों, यानी कि बाहर की जो केतली चमकदार पृष्ठ न हो तो ऊष्मा का अवशोषण करता है, बाहर की ऊष्मा को अवशोषित करेगा और न ही अंदर की ऊष्मा को बाहर जाने देता है, ठीक है। यानी कि चमकदार पृष्ठ
न तो चमकदार जो पृष्ठ बनाया जाता है, न तो वो बाहर की ऊष्मा को अंदर आने देता है, न अंदर की बाहर जाने देता है। अगर चमकदार ना होती तो क्या होता, अंदर की ऊष्मा बाहर चली जाती, वो आसानी से ठंडी हो जाती या बाहर से अंदर आ जाती। अगर गर्मी होती तो अंदर वाले टेम्परेचर को, अगर ठंडा पानी रखा है तो जल्दी से गर्म कर देती, और जाड़ों में अगर गर्म चाय वगैरह भरी है तो उसको जल्दी ठंडा भी कर देती। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पहाड़ गर्मियों में ठंडे रहते हैं। क्यों? यानी कि पहाड़ों पर समतल नहीं होता है और अधिकांश भाग छाया रहती है, यानी कि इस तरह से होते हैं, कंप्लीटली उस पर धूप नहीं पड़ पाती है, कुछ ना कुछ भाग ऐसा जरूर होता है पहाड़ों पर जहाँ पे ऊष्मा नहीं गिरती है। तो कंप्लीट भाग पर ऊष्मा नहीं होगी तो ऊष्मा का अवशोषण नहीं होता है, और जितने भाग पर ऊष्मा नहीं पड़ती है, जिन रेखाओं में ऊष्मा वहाँ पे पड़ती है तो अधिक क्षेत्रफल पर, और जिसके कारण जो है कम ऊष्मा मिलती है और पहाड़ ठंडे रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। यानी बादलों वाली रात में क्या होता है, ऊष्मा पृथ्वी द्वारा दिन में ऊष्मा ले ली जाती है, और रात को जब ऊष्मा का वो उत्सर्जन करती है पृथ्वी, तो बादलों वाली रात के कारण उसका ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं हो पाता है, इसलिए पृथ्वी पर ऊष्मा की मात्रा बनी रहती है, इसलिए बादलों वाली रात अधिक गर्म होती है। ठीक है, अगर बादलों वाली रात ना हो, बादल ना हो, तो ऊष्मा पृथ्वी से उत्सर्जित हो जाती है और वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि ठंडी बनी रहती है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो दैनिक जीवन में यूज़ किए जाते हैं। ठीक, और नेक्स्ट वीडियोस में नया कुछ कराते हैं, क्योंकि